नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 8:05 हो रहे हैं और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। क्षमा चाहता हूँ, 24 मार्च से लेके 28 मार्च तक मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया कुछ व्यक्तिगत कारणों से। आपको पता है कि 26 मार्च को होली थी, 25 मार्च को, और होली का त्यौहार मनाने मैं अपने घर चला गया था, गांव बिहार। और वहाँ पर नेटवर्क की सुविधा नहीं थी, यानी जो इंटरनेट का कनेक्शन था वो बड़ा कमज़ोर था, और इसकी वजह से मैं आपके सामने नहीं आ पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब ये प्रोग्राम जारी रहेगा। मैं वापस लखनऊ आ चुका हूँ और कंटिन्यू आपकी सेवा में बना रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार मुझे पहले की तरह से मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। और क्या है आज की बात? तो आज की बात तो बस एक ही बात है, और वो है मुख्तार अंसारी की मौत। माफिया मुख्तार अंसारी जो बांद्रा जेल में बंद था, कल रात को उनका निधन हो गया। और बताया जाता है कि कार्डियक अरेस्ट के चलते जो है उनकी डेथ हुई है। और ये डेथ बांद्रा मेडिकल कॉलेज में हुई, क्योंकि बांद्रा के जेल में वो बंद थे। इसके पहले 24 घंटे पहले भी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और उनका इलाज किया गया था। इलाज करने के बाद एक बार फिर से उनको जेल वापस भेजा गया था। और लेकिन कल फिर उनको उल्टी हुई, कुछ तबीयत खराब थी उनकी। शाम को उनको हॉस्पिटल ले गया गया, बेहोश हो गए थे वो। और हॉस्पिटल में 9 डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज किया, लेकिन बताया जाता है कि उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ पर तमाम तरह के वाद विवाद चल रहे हैं, पक्ष में और विपक्ष में, जैसा कि लाजमी है। और लेकिन मैं आपको बताऊंगा आज उसके बारे में, मऊ दंगे के बारे में। मऊ दंगों का कवरेज करने मैं उस वक्त 2005 में मऊ में गया था, जब मऊ दंगे भड़के थे। और मऊ दंगों के दौरान मुख्तार अंसारी जिस तरह से खुली जीप में घूमे थे, तो वो पूरा मंजर क्या था, वो पूरा वाकया क्या था, मैं आपको सुनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं उसका आंखों देखी गवाह रहा हूँ। और कैसे दंगा हुआ था और कैसे कैसे क्या हुआ था उस वक्त मैं आपको बताता हूँ। मुख्तार अंसारी के मौत कैसे हुई, क्या हुई, मुख्तार अंसारी पे मुकदमे कितने थे, 37 साल से किस तरह से उसने अपना साम्राज्य चलाया, जराइम पेशा की दुनिया में बहुत साहस उसने कायम रखी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। वो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन मुख्तार अंसारी से मेरा व्यक्तिगत ताल्लुक़ रहा है, और मुख्तार अंसारी मुझे व्यक्तिगत तौर पर पहचानते थे, जानते थे। और ये जान पहचान तब हुई थी जब 2005 में मऊ में दंगे हुए थे और मैं उन दंगों का कवरेज करने के लिए मऊ गया था। दोपहर में दिल्ली ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि आपको मऊ निकलना है, और मैं तकरीबन वाराणसी में उस वक्त पोस्टेड था। वाराणसी से मऊ का रास्ता तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का था, 3.5 घंटे का। और मैं कार से वहाँ अपने कैमरामैन के साथ मऊ पहुँचा। तकरीबन शाम को 3 बजे के आसपास पहुँचा था। दोपहर में 11-12 बजे निकला था, 3 बजे के आसपास मऊ पहुँचा था मैं। और मैंने वहाँ जो सिचुएशन देखा, तो उस समय वहाँ पर सिर्फ एक ही चैनल था। उस वक्त इतने चैनल भी नहीं थे जब हम वहाँ गए थे, तो और बहुत ज़्यादा चैनल नहीं थे। एक चैनल जो लाइव प्रसारण कर रहा था वो था राष्ट्रीय सहारा न्यूज। तो सहारा न्यूज़ के जो रिपोर्टर थे वहाँ पर वो वही दिखला रहे थे जो उस वक्त की सरकार चाह रही थी और मुख्तार अंसारी जो चाह रहे थे। सहारा न्यूज़ आपको पता था कि सुब्रत राय का है, और सुब्रत राय जो है मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते थे, नेताजी के। तो मैंने जब वहाँ देखा और वहाँ जो सिचुएशन थी, मैंने उसको जब दिखाना शुरू किया, ये तकरीबन 2 से 2:30-3 बजे की बात होगी, मुझे एग्जैक्ट समय याद नहीं है, लेकिन हाँ, शाम नहीं हुई थी पूरी तरह से, उजाला था। और मैंने दिखाना शुरू किया, तो जब मैंने वास्तविकता दिखानी शुरू की, तो पूरे यूपी में तहलका मच गया। और शाम होते होते 6 बजे तक जो है, 6-6:30 बजे तक उत्तर प्रदेश के डीजीपी और तत्कालीन डीजीपी और तत्कालीन मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, दोनों वहाँ पहुँच गए। और उन्होंने एक वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ सेक्रेटरी, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मैं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो चीफ सेक्रेटरी मेरी तरफ देख के मुस्कुराए और
क्यों मुस्कुराए मैं उस वक्त नहीं समझ पाया, लेकिन 2 घंटे के बाद मुझे पता चल गया कि वो क्यों मुस्कुराए थे। 2 घंटे में जो है वहाँ के तत्कालीन डीएम, एसपी और कमिश्नर तीनों को बदल दिया गया। दरअसल हुआ ये था कि दंगा बढ़ता जा रहा था, लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, पुलिस एक तरफ रुक रही थी, दूसरी तरफ से लोग आ रहे थे, और पुलिस का रवैया जो था उस वक्त जब मैं पहुंचा था मऊ में शाम होने से पहले, वो बड़ा ढुलमुल सा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे पुलिस इन दंगों को रोकना नहीं चाहती है बल्कि और आगे बढ़ाना चाहती है। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव था उस वक्त का। तो उसी को लेकर मैंने वो शुरू किया और बोलना शुरू किया लाइव। उस वक्त आशुतोष हमारे असाइनमेंट हेड हुआ करते थे और अजय उपाध्याय जी हमारे चीफ थे असाइनमेंट के। तो उसी का असर हुआ। आज तक था उस वक्त। तो चीफ सेक्रेटरी साहब हमारी तरफ देख के मुस्कुराए और रात को 8 बजते या मेरे ख्याल से 9 बज रहा होगा, 9 बजते जो है वो मऊ के डीएम, एसपी और कमिश्नर उस वक्त आजमगढ़ में बैठा करते थे, शायद प्रभात कुमार थे, तीनों का तबादला हो गया और नए एसपी और डीएम ने वहाँ पर कार्यभार संभाल लिया। और वो नए एसपी और डीएम थे मुकेश मिश्राम, जो आजकल प्रमुख सचिव पर्यटन है उत्तर प्रदेश सरकार में, और दूसरे थे एसपी सुजीत पांडे जो अभी एडीजी हैं। इन लोगों ने आया और इन लोगों ने वही किया जो एक जिला प्रशासन को, एक निष्पक्ष शासन प्रशासन को करना चाहिए। एक्शन लेना शुरू किया इन्होंने और अगले 48 घंटों में दंगों को पूरी तरह से रोक लग गई। बात मुख्तार अंसारी पे आती है। जाहिर सी बात है, मुख्तार अंसारी उस वक्त पहली बार बीएसपी के उस पर चुनाव लड़े थे, विधायक थे। 1996 में पहली बार विधायक बन गए थे, उसके बाद वो मऊ के विधायक थे। तो मामला उनके कार्यक्षेत्र का था और मैंने खुल के बोला था, खुल के रिपोर्टिंग की थी, बेझिझक, बेखौफ, बेलाग। तो मुझे होटल का कमरा नहीं मिला था वहाँ पे, किसी एक तरह से मतलब गेस्ट हाउस टाइप का कमरा था, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे। मैं एक कमरा, मुझे साधारण सा कमरा मिल गया था, उसी में मैं सो रहा था रात को तकरीबन 1 बजे, 12 बजे के बाद ही, 11:30-12 बजे आशुतोष जी का फ़ोन आया मेरे पास कि तुम ठीक हो? तो मैंने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा कि अपना ख्याल रखना। शायद उन्हें भी मुख्तार अंसारी की ताकत का अंदाजा था कि वो क्या कर सकता है और किस हद तक जा सकता है। तो अगले 2 दिन और मऊ में रहने के बाद मैं चला आया और जो खुली जीप में घूमने का जो आपने वीडियो उस समय देखा होगा या आज के अखबारों में भी कहीं कहीं छपा है, कहीं कहीं सोशल मीडिया पे चल रहा है उस वक्त का वो, तो मुख्तार अंसारी जो है अपने एक रिपोर्टर चेले के साथ, गाजीपुर का रिपोर्टर चेला था, उसका नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि उसका इंतकाल हो चुका है, तो वो वहाँ पर था वो, और वही जो है उसको शूट कर रहा था उसकी जीप में बैठे हुए, और मुख्तार अंसारी घूम रहा था। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस वक्त उस पर ये आरोप लगे थे कि वो दंगा फैला रहा था वहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं था, मैं भी था उसके पीछे पीछे। दंगा नहीं फैला रहे थे मुख्तार अंसारी लोगों को समझा रहे थे और लोगों को चुप करा रहे थे। लेकिन जिस हैसियत से वो हथियारबंद लोगों के साथ, खास और पुलिस सुरक्षा में हथियार लेकर वो पुलिस जीप में घूम रहे थे, वो विधि सम्मत या कानून सम्मत नहीं था। लेकिन मैं इस बात का गवाह हूँ कि मुख्तार अंसारी जब खुली जीप में घूम रहे थे उस वक्त उन्होंने एक भी ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे दंगे भड़कते हों या लोगों की भावनाएं भड़काते हों, क्योंकि मैं पीछे पीछे चल रहा था। वो रास्ते में एक बुढ़िया मिली थी, बूढ़ी औरत मिली थी, उसको अम्मा का के पुकारा, उन्होंने उनको कुछ बताया, बोला, उसने कुछ पूछा, उन्होंने उसका जवाब दिया और एक तरह से उन्होंने अपील की थी लोगों से कि भैया घर में रहिए, आप जो है वो झगड़ा लड़ाई या हिंसा ना फैलाइए। कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कम से कम मेरी जानकारी में मैं 2-3 किलोमीटर तक उनके पीछे पीछे गया था, तो मुझे नहीं सुनाई दिया हो। बाद में अगर उन्होंने कहीं कुछ कहा हो और किसी के पास रिकॉर्डेड हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे सामने उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं कही कि वो दंगा भड़का रहे थे, जिससे दंगा और भड़के या हिंसा और पनपे। तो लेकिन गलत था उनका, गलत घूमना गलत था। कर्फ्यू लगा हुआ था, उस कर्फ्यू में वो खुली जीप में घूम रहे थे, हथियार के साथ घूम रहे थे, उनके साथ अपने उनके निजी अंगरक्षक भी थे और पुलिस के गार्ड भी उनके साथ मौजूद थे। तो वो विधि सम्मत नहीं था, न्याय सम्मत नहीं था। और वो जो लड़का गाजीपुर का था, जो उनका चेला था, रिपोर्टर, जो जिसकी मैंने बताया कि उसका निधन हो चुका है, तो वो घूम रहा था
उनके साथ साथ उसने वीडियो बनाई और उस वीडियो को उसने जो है 2-3 लोगों को शेयर कर दिया और वही वीडियो जो है पूरे चैनलों पर चलना शुरू हुआ। अगले दिन जो है हमारे चैनल ने आज तक ने, जब मैं उस वक्त आज तक में था, तो आज तक उसको चलाना शुरू किया और जब उसने चलाना शुरू किया तो बाकी चैनल ने भी चलाना शुरू कर दिया और देखते देखते वो वीडियो जो है टेलीविजन के पर्दे पर जो है वो वायरल हो गया। सारा दिन जो है मुख्तार अंसारी की वो वीडियो चलती रही, बहस चलता रहा और क्रिया प्रतिक्रिया चलती रही। मुख्तार अंसारी से भी फोन हुआ आज तक के चैनल पे और मुख्तार अंसारी ने कहा कि वो उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया कि मैं लोगों को समझाने के लिए घूम रहा था, लोगों को बताने के लिए घूम रहा था कि वो लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने अपने घरों में रहने, इसलिए मैं दंगा नहीं फैला रहा था। लेकिन चूंकि मुख्तार अंसारी जो है वो उनकी छवि इस तरह की थी उस वक्त तक और पहली बार उनकी गर्दन जो है मीडिया के हाथ में आई थी और पहली बार मुख्तार अंसारी का पाला जो है वो नेशनल मीडिया से पड़ा था। तो नेशनल मीडिया जो उस वक्त आज की मीडिया में, उस वक्त की मीडिया में बहुत फर्क था और नेशनल मीडिया ने उनको धो के रख दिया उनकी छवि के आधार पर। तो उसके बाद मैं बनारस चला आया था, मैं वाराणसी में रहता था, वाराणसी में आ गया था और एक तरह से नेशनल मीडिया ने ये परसेप्शन बना दिया कि मुख्तार अंसारी जो है दंगाई है। मुख्तार अंसारी की वजह से वो दंगा भड़का। मुख्तार अंसारी ने जो है वो दंगा भड़काने का और काम किया खुली जीप में घूमकर और एक तरह से मुख्तार अंसारी ने अपनी जो रॉबिन हुड की इमेज बना के रखी थी, उस इमेज को उसने मतलब नेशनल मीडिया ने तार तार कर दिया या उस इंसिडेंट से, उस वीडियो से वो इमेज उनकी तार तार हो रही थी और खत्म हो रही थी। आगे बताऊंगा, लेकिन किस तरह से मुख्तार अंसारी ने मुझे फोन किया, किस तरह से मुख्तार अंसारी के घर गया मैं मोहम्मदाबाद, जहां आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी की सफलता का एक बहुत बड़ा राज ये भी था कि मुख्तार अंसारी कम से कम 2-3 जिले ऐसे थे, गाजीपुर, मऊ, बलिया और आजमगढ़, ये 3-4 जिले ऐसे थे जहां मुख्तार अंसारी की उस वक्त खैर तूती बोलती थी, बाद में पता चला कि बाकी स्टेटों में भी उनका साम्राज्य फैला हुआ था। लेकिन इन 4 स्टेटों में मुख्तार अंसारी करते क्या थे, किसी भी जरूरतमंद को, किसी भी चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या किसी भी जात से हो, दलित हो, पंडित हो, जो भी हो, मदद करते थे गरीबों की। इसीलिए उनकी छवि जो है रॉबिन हुड की थी और उसकी इतनी पकड़ थी और मुख्तार अंसारी को मालूम था कि मुझे कहाँ पर क्या करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। मीडिया के साथ इतना बढ़िया रिलेशन उनके कि गाजीपुर के जितने पत्रकार थे उस वक्त, जितने लोगों को मैं जानता था, सब उसके छत्र छाया में जीते थे। उसमें से 2 ऐसे थे जो कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मुख्तार अंसारी के साथ जेल में बैठ के गाजीपुर में तमाम तरह की हरकतें किया करते थे। तो वो दोनों अभी दुनिया में नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन मैं गवाह हूँ, मुझे पता है इसके बारे में। तो एक छत्र राज्य था, पुलिस हो, जेल हो, शासन हो, प्रशासन हो। अब एक मुस्लिम दरोगा हुआ करते थे गाजीपुर सदर में। अब मुख्तार के वो कारखास थे। सदर गाजीपुर सदर पुलिस का कोई भी पत्ता भी खड़कता था तो मुख्तार तक वो खबर लग जाती थी, वो सूचना पहुंच जाती थी। तो ये जलवा था और वो जलवा उसने बनाया था। उसने कभी मैंने ये नहीं सुना कभी किसी गरीब को उसने तंग किया हो, किसी मजलूम को उसने परेशान किया हो। लेकिन जुर्म होता है, अपराध होता है और अपराध का अंत होना ही होता ही है, कभी देर कभी सवेर। मुख्तार अपराधी थे, इसमें कोई शक नहीं है। और मुख्तार अंसारी ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की, वो भी मुझे पता है। और किस तरह से जो है क्या क्या हुआ और किस तरह से उन्होंने कौन कौन से अपराध किए। कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सभ्य समाज के में इस तरह की घटना को अंजाम देने को अपराधी कहते हैं, अपराधी कहा जाता है उसे। तो मुख्तार सही व्यक्ति थे, ऐसा भी नहीं था। लेकिन मुख्तार का एक रूप ये भी था कि मुख्तार जो है गरीबों को मदद करते थे और 37 साल तक जो उनका साम्राज्य चला उसके पीछे यही बात थी।
मऊ में कुछ भी हो, गाजीपुर में कुछ भी हो, बलिया में कुछ भी हो, आजमगढ़ में कुछ भी हो, जरायम की दुनिया में कुछ भी हो, वो सारी खबरें उनको पहुंच जाती थी। ब्रजेश सिंह उनके बहुत बड़े प्रतिद्वंदी थे गाजीपुर में, उसके बारे में भी आपको पता था, कभी सुनाऊंगा किस्सा वो उसके बारे में। ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह, चुलबुल सिंह और वर्सेज मुख्तार अंसारी एंड अफजाल अंसारी, उसर चट्टी का वो जो मुकाबला हुआ था, दोनों के बीच में भिड़ंत हुई थी, उसकी अलग कहानी है। बहरहाल आते हैं वापस में मऊ दंगों पे आते हैं। आज मऊ दंगों की ही बात करेंगे सिर्फ। मऊ दंगे में जब मैं बनारस आ गया, मैं रात को सो रहा था करीब 3 बजे, वो रिपोर्टर जो था सहारा का गाजीपुर का, वो मुझे जानता था अच्छे से, तो उसने फ़ोन किया कि भैया प्रणाम, हम कहाँ, बताओ इतनी रात को फ़ोन किया तुमने क्यों? तो मुख्तार भैया आपसे बात करना चाहते हैं, उनका बात करा दो। तो मुख्तार अंसारी ने हमसे कहा कि अनूप भाई आप तो हमको दंगाई बना दिया। हमने कहा सर मैंने दंगाई आपको नहीं बनाया, चैनल ने बनाया, मैंने एक बार भी आपको दंगाई नहीं कहा। आप मेरा पूरा लाइव उठा के देख लीजिए, मेरा पीटीसी देख लीजिए, जो भी देख लीजिए, मेरी रिपोर्टिंग देख लीजिए। अगर कहीं भी मैंने आपको दंगाई कहा हो तो आप जो कहेंगे मैं तो मान लूँगा। कैसे होगा, क्या होगा, आप हमसे आके मिलिए, ये है वो है, आप तो हमको दंगाई कर दिया, आपका चैनल हमको दंगाई बना दिया। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपकी गलती सिर्फ इतनी है कि आप खुली जीप में वहाँ पर घूमे, और दूसरी बड़ी गलती आपने की कि आपने उसका वीडियो बनाने की परमिशन दे दी उसको, उस लड़के को, और उस लड़के ने जो है वीडियो शेयर कर दिया, जो कि आपके लिए मुसीबत का सबब बन गया। तो बोले कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, हम तो बदनाम हो गए, हम तो वो हो गए, कुछ इस तरह की बातें की। फिर हमने कहा कि अच्छा आप रखिए फ़ोन, रात बहुत हो गई है, मैं आपसे कल परसों में आके मोहम्मदाबाद गाजीपुर आके मिलता हूँ। उसके 1 दिन या 2 दिन बाद मैं गाजीपुर गया, मुख्तार अंसारी के घर में, मोहम्मदाबाद जहाँ मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की कोठी है, वो एक किला है। उस वक्त अभेद किला हुआ करता था, कम से कम 50 हथियारबंद लोग जो है, मिनिमम 4 दर्जन लोग जो है उस किले की सुरक्षा में लगे हुए थे। आप जैसे ही इंटर करेंगे वहाँ पे सुरक्षा आपको हथियारबंद लोग मिलेंगे, मतलब घर के अंदर जाते जाते कम से कम 30-40 हथियारबंद लोगों से आपका मुकाबला, आपका तारुफ हो जाएगा, आपसे रूबरू हो जाएंगे वो। मैं गया तो वहाँ पर कुछ और पत्रकार थे और उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी भी वहाँ पर मौजूद थे। बातचीत होने लगी तो मैंने वही बातें उनको कही जो फ़ोन पे उनसे कही थी। तो मुख्तार थोड़ा सा उत्तेजित हो रहे थे। मुख्तार शॉर्ट टेम्पर्ड के भी थे थोड़ा सा, लेकिन अफजाल अंसारी जो उनके बड़े भाई हैं वो बहुत ही ज़हीन, बहुत ही समझदार, और उनका माइंड बहुत ही शार्प है। मुझे लगता है कि मुख्तार अंसारी अगर 37 साल तक अपना दबदबा बनाने में कामयाब रहे तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी का भी है। अफजाल अंसारी हमेशा एक मुख्तार के अभिभावक के रूप में रहे, हमेशा संरक्षक के रूप में रहे। बहुत सारे पॉलिटिक्स के दांवपेच जो है मुख्तार अंसारी को उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी ने ही सिखाए। जुल्म की दुनिया में किस तरह से कब और क्या स्टेप लेना है, कानून का कैसे इस्तेमाल करना है बचाव के लिए, इस सारी चीज़ों के दांवपेच गुर जो है वो अफजाल अंसारी ही, मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं मिला हूँ उन लोगों से 3, 4, 5 बार 6 बार, तो वो बड़े भाई की देन थी मुख्तार अंसारी के। निश्चित रूप से आज अफजाल अंसारी साहब बहुत उदास होंगे, मुझे पता है, बहुत मानते थे वो मुख्तार अंसारी को। तो अफजाल साहब वहाँ पर थे और जब उन्होंने देखा कि मुख्तार अंसारी थोड़ा हाई टेम्पर हो रहे हैं तो उन्होंने कहा अरे क्या बात करता है तुम, ये क्या करेगा, इसका क्या दोष है, ये थोड़े दिखाया तुमको, तुम काहे ले गया उसको, उसका नाम लिया उस रिपोर्टर का, काहे वीडियो बनवाया, काहे तुम घूमा जीपने। तो जब अफजाल अंसारी ने उन्हें समझाया, उन्हें बताया तो मुख्तार अंसारी शांत हुए। फिर नाश्ता पानी आया, हम लोगों ने नाश्ता पानी किया, बैठे बैठे बातचीत की। वो 2005 की बात है। उसके बाद मैं वापस वाराणसी चला आया और हमारे साथी मित्रों ने, हमारे साथ काम करने वाले लोगों ने मुझे कहा भी कि अरे तुम तो यार बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, तुम मुख्तार अंसारी के घर चले गए, बताओ अगर कहीं कुछ कर देता तुमको क्या होता क्या नहीं होता। हमने कहा देखो अपनी पोजीशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, मैं अपना काम कर रहा था, उन्होंने जो भी किया
वो अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, और इन दोनों कामों के बीच में अगर कोई गलतफहमी थी तो उसे दूर किया जाना आवश्यक था। तो मैं मुख्तार अंसारी के यहाँ से मिल के फिर मैं चला। हालांकि चलते समय मुख्तार अंसारी साहब मुझे बाहर तक छोड़ने भी आए और मैं फिर अपने घर चला आया। वो दिन था। उसके बाद 1 साल के बाद मेरा जो है तबादला लखनऊ के लिए हो गया। मेरी माताजी गुजर गई 2006 में फरवरी में, और मार्च में जो है वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट हुए कैंट स्टेशन पे और संकट मोचन पे और गोदौलिया में। तो उस वक्त मेरे माताजी के 13वीं का सब कार्यक्रम चल रहा था। बावजूद उसके मैं गया, उसे कवरेज किया। कवरेज करके सबसे पहले अपने चैनल को मैंने फुटेज उपलब्ध कराए, और उसकी वजह से मेरे उस तत्कालीन बॉस जो थे कमर वाहिद नकवी साहब और राम कृपाल जी, वो बहुत खुश हुए। आशुतोष भी थे उस वक्त। और फिर मैंने कहा कि बाद में जब सब कुछ हो गया, तेरहवीं वगैरह हो गया, तो मैंने नकवी जी से, यानी जो संपादक थे हमारे न्यूज़ डायरेक्टर, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे अब बनारस में ऐसे मेरे साथ हो गया, तो मुझे अब बनारस से हटा दीजिए, मुझे लखनऊ भेज दीजिए। तो उसके बाद मैं लखनऊ चला आया। ये मुख्तार अंसारी की घटना के 7-8 महीने के बाद से। तो उसके बाद से मेरा गाजीपुर जाना बहुत कम हुआ। कभी इलेक्शन में गया कवरेज करने तो हुआ, लेकिन मुख्तार से मेरी मुलाकात नहीं। मुख्तार से मेरी मुलाकात जो है फिर वो विधानसभा में हुई। यूपी के विधानसभा में जब सेशन चलता था और बचाता था, तो कभी कभी मुख्तार आते थे, तो मुख्तार से मेरी मुलाकात कैंटीन में या रास्ते में हो जाती थी। तब कैंटीन में जाना अलाउ था पत्रकारों का। तो मुख्तार मुझे देख के मुस्कुराते थे और कहते थे कि हाँ अनूप भाई, क्या हाल चाल है। तो मैं उनसे कहता था कि मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप। बड़े प्यार से बोलते थे मुख्तार अंसारी। जितना नाम उनका एक नाम लेते ही खूंखार, एक दबंग टाइप का कुछ ऐसा एक इमेज बनता है, लेकिन जब आप उनसे बात करते थे या आप उनसे बात करिए, मतलब तो नहीं है, तो बड़े प्यार से, बड़े लगता ही नहीं था कि ये वही मुख्तार अंसारी के बारे में इतना कुछ सुना जाता है। तो ऐसी मुलाकात होती रही। फिर मेरी आखिरी मुलाकात मुझे लगता है कि आज से 14-15 में हुई थी। 8-9 साल से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। बीच में विधानसभा में 2-3 बार मुलाकात हुई, मेरी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद से उनसे मुलाकात नहीं हुई। आज कल रात उनकी मौत हो गई। तो जब मौत हो गई तो मैंने सोचा कि आज मैं यही किस्सा आप लोगों से शेयर करूंगा, अपने और मुख्तार अंसारी के बीच के संबंधों का। तो आगे भी अगर मौका लगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरह से मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का मुकाबला हुआ और कैसे प्रतिद्वंदता उनकी हुई, कैसे ब्रजेश सिंह ने सरेंडर किया, कैसे कृष्णानंद राय की हत्या की गई, कैसे उसर चट्टी में ब्रजेश और मुख्तार अंसारी का आमना सामना हुआ, गोलियां चली। बहुत सारे किस्से मुख्तार अंसारी के हैं, बताऊंगा फिर कभी मौका मिलने पर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।